जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट JARA का बैच जो है डेली चल रहा है, और फिर साथ ही साथ इसका क्लास की अगर बात करें, इसकी क्लास जो है मॉर्निंग में 7:30 बजे और शाम को 3 बजे से क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, अगर बात करें फर्स्ट पेपर की तो शाम को 3 बजे, और सेकंड पेपर की अगर बात करें सुबह आपको जो है 7:30 बजे से मिल रहा है। ठीक, अगर फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर में रिसर्च के स्टेप के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं। रिसर्च के स्टेप क्या होते हैं, यानी कि जो है शोध के स्तर। ठीक, शोध के स्तर, रिसर्च मतलब होता है शोध और स्टेप मतलब होता है स्तर। शोध के स्तर के बारे में हम जो अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है जिसे हम PhD CAG के नाम से जानते हैं। P मतलब प्रॉब्लम, H मतलब हाइपोथेसिस, और D मतलब डिजाइन, C मतलब कलेक्शन, और A मतलब एनालिसिस, और G मतलब जनरलाइजेशन। ठीक, जनरलाइजेशन। ठीक, और फिर जो है ऐसे हम इसे लर्न कर सकते हैं। एक जो है वर्ड है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं समस्या का चयन। ये जो है आपको आपके स्तर है, इस रिसर्च के स्तर है। ये PhD CAG एक याद करने का एक ट्रिक है, आप इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। हम आपको बताते चलें कि मॉर्निंग में आपको जो है 7:30 बजे से सेकंड पेपर की क्लास प्रोवाइड किया जा रही है, और फिर साथ ही साथ जो है आपका फर्स्ट पेपर का क्लास शाम को 3 बजे से प्रोवाइड की जा रही है। तो आप दोनों क्लास लगातार देखते रहिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और आपको जो है नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम जो है चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ से जो है नोट्स PDF आप जो है ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। P मतलब होता है प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। और हाइपोथेसिस मतलब होता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, फार्मूलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक, ये हो गए रिसर्च के स्टेप। रिसर्च के स्टेप ये है जिसे हम हिंदी में कहते हैं समस्या का चयन करना, और उसका परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा तैयार करना, प्रदत्तों का संकलन। ठीक, प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का संकलन यहाँ पर होगा, प्रदत्तों का संकलन। फिर जो है प्रदत्तों का विश्लेषण, एनालिसिस मतलब होता है विस्तार करना, विश्लेषण करना। ठीक, उसके बाद रहता है निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। ठीक, इसके बारे में हम जो है अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था रिसर्च के स्टेप में जो हमने प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार जो है छोटे पार्ट में इसे डिवाइड करके आपको समझा देते हैं कि क्या होता है समस्या का चयन। समस्या के चयन की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे इसकी अगर बात करें रिसर्च के स्टेप जो है 6 होते हैं। इसको हम 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, इसे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 से कम हम कर नहीं सकते। ठीक, रिसर्च के जो स्टेप होते हैं वो 6 होते हैं। 6 को हम 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आवश्यकता है हमें वैसे वैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 6 से कम इसे कभी कम नहीं कर सकते। ठीक, तो हम जानते हैं समस्या का चयन। सबसे पहले हम जो है किसी भी रिसर्च करने की कोई भी रिसर्च करने के लिए हम समस्या लेंगे। ठीक, समस्या का चयन करेंगे, और फिर जो है रिसर्च में टॉपिक को हम जो है समस्या के नाम से जानते हैं। टॉपिक ना कह करके हम उसे समस्या के नाम से, प्रॉब्लम के नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे कोई हमें टॉपिक मिल गया, छात्र और छात्रा पर रिसर्च हमें करना है, या स्कूल पर हमें रिसर्च करना है, तो स्कूल हमारा टॉपिक होगा, लेकिन हम उसे प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक ठीक, समझ में आ गया आपको? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, हम समस्या का चयन करेंगे। ठीक, समस्या का चयन जो है आपका हेडिंग है, और उसके बाद जो है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे। समस्या की पहचान करेंगे, समस्या की फिर चयन करेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा क्या है, और उसका सीमांकन क्या है, और व्यवहारिक क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमें पूरे इंडिया पर रिसर्च करना है, एज ए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये जो है बड़ा डाटा है, अगर हमको छोटे डाटा पर करना हो तो जैसे कि उत्तर प्रदेश और फिर किसी स्टेट, गोवा स्टेट पर, तो ऐसे ही जो है हम, जैसे कि आपको पूरा लोकेशन इंडिया का मालूम होगा, तो उसके मेथड से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें इंडिया पर रिसर्च करना है। तो सबसे नॉर्थ में जो स्टेट पड़ता है यूनियन टेरिटरीज होता है, जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है लेह। ठीक, और साउथ में जो कैपिटल पाया जाता है उसे हम तिरुवनंतपुरम के नाम जो है केरल के नाम से जानते हैं, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक।
ठीक। और यहाँ पर वेस्ट में जो स्टेट पाया जाता है उसे हम कहते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और ईस्ट में जो स्टेट है उसे हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक, ईस्ट में ईटानगर और वेस्ट में जो है गांधीनगर और फिर जो है नॉर्थ में लेह और साउथ में तिरुवनंतपुरम। ये कैपिटल हो गए। स्टेट का नाम तो आप जानते ही हैं। इस पर हमें जो है रिसर्च करना है। अब रिसर्च करने की बात करें तो यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, और फिर साथ ही साथ जो है कैसे रहते हैं, किस मकान में रहते हैं, और फिर जो है इनके जो है में मुख्य चीज़ें क्या हैं, खाने वाली चीज़ें क्या, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही। साथ ही साथ अगर बात करें तो अगर बात करें इसकी जो एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका ये जो है आपका क्षेत्रफल है, एरिया है। तो इतने बड़े क्षेत्रफल पर, इतने बड़े एरिया पर हम घूम नहीं सकते, घर घर जा नहीं सकते, ठीक, गांव गांव हम जा नहीं सकते। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब करना है इंडिया में ही रिसर्च हमें। तो इंडिया में हम प्रत्येक लोग से मिल नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जो है कि हर स्टेट से जो चुन करके आए हैं लोकसभा विधानसभा में, तो उससे हम मिलेंगे, उनसे हम मिलेंगे, उन नेताओं से मिलेंगे, उन नेताओं से उनके बारे में पूछेंगे, उनके स्थिति के बारे में पूछेंगे, उनके गांव के बारे में पूछेंगे, उनकी कल्चर के बारे में पूछेंगे अच्छे से। उसके बाद जो है हम कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक, और फिर जो है परिभाषा को हमने जान ही लिया कि परिभाषा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चयन कर लेंगे कि हमें इंडिया पर रिसर्च करना है, और समस्या का पहचान कर लेंगे कि हाँ समस्या में जो है हमारी जो है गाँव पर हमें जो है रिसर्च करना है, गांव को डेवलप करना है। तो हमारा जो है समस्या का पहचान हो गया, इंडिया हमारा जो है चयन हो गया। परिभाषा की अगर बात करें तो हमें डेवलप करना है, सीमांकन हमने जो है सीमांकन कर लिया। उसके बाद हम अपने व्यवहार में उसे उतारेंगे ताकि जो हमें रिसर्च करने में और आसानी हो जाए। व्यवहार में उतारना जो है कंपल्सरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि अगर हम जो है जैसे कहते हैं ना कि जिससे हम लाठी से नहीं जीत पाते हैं, उससे हम प्रेम से जीत जाते हैं। यही मान सकते हैं कि व्यवहार से हम जीत सकते हैं। ठीक, ऐसे ही जो है हमने इसे जो है अच्छे से डिवाइड कर लिया। अब देख लीजिए यहाँ पर होते हैं 6 पार्ट। रिसर्च के स्टेप को हमने 6 पार्ट में यहाँ पढ़ा। अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 भाग में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक, तो आप समझ लिए थोड़े से पार्ट में इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस ऑफ जो है हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का प्रतिपादन। ठीक, परिकल्पना के प्रतिपादन में हम आगे देखते हैं। अब तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक, हाँ, तो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रकल्पना का प्रतिपादन, ये दूसरा हेडिंग है। आप इसे जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसे जो है किसी समस्या के समाधान के लिए जो है हम जो है कुछ चीज़ें लेते हैं। अब अगर हम इसे पढ़ रहे हैं, शोध की, ये जो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का प्रतिपादन इसे हिंदी में कहते हैं। किसी समस्या का संभावित समाधान इसमें होता है। समझ में आ गया? इस हेडिंग में आपको फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में शोध की रूपरेखा में आपको किसी समस्या का संभावित समाधान देखने को मिलेगा। किसी समस्या का संभावित समाधान, ये हो जाएगा, ये शेरेज कर दीजिए। ठीक, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यही हमारा हेडिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी समस्या का संभावित समाधान करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई टॉपिक है, या ऐसे कह सकते हैं बालक एवं बालिका पर हमें जो है रिसर्च करना है। ठीक, बालक एवं बालिका पर हमें जो है रिसर्च करना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हम अपना टॉपिक नोट कर लेते हैं। टॉपिक है बालक एवं बालिका की उपलब्धि, बालिका की उपलब्धि का अध्ययन।
बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन है। मान लीजिए हमारा टॉपिक है, इस पे जो है हमें क्या क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का प्रतिपादन। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में हमें सबसे पहले हम RRL खोजेंगे। ये RRL क्या होता है, रिव्यू रिलेटेड और लिटरेचर के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसे हम साहित्य संबंधित साहित्य समीक्षा के नाम से इसे जानते हैं। संबंधित साहित्य समस्या के समीक्षा के नाम से RRL, ठीक। रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं संबंधित साहित्य संबंधित साहित्य समीक्षा के नाम से, समीक्षा यहाँ पर रहेगा, समीक्षा के नाम से हम जानते हैं। समीक्षा, संबंधित साहित्य समीक्षा के नाम से इसे हम जानते हैं। अब इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी और इससे जो हम दूर करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसी को जो हम साहित्य समीक्षा के नाम से हम जानते हैं। जैसे हमें बालक एवं बालिका की उपलब्धि पर जो है अध्ययन करना है, तो उसके बारे में जो हम डाटा इकट्ठा करेंगे और फिर डाटा खोजेंगे, डाटा लिखेंगे, उसी को हम संबंधित साहित्य समीक्षा के नाम से हम जानते हैं, ठीक। जैसे कि अगर बात करें बालक और बालिका, ठीक। बालक एवं बालिका, बालक की अगर मान लें 80 संख्या है, ये 2015 2016, ठीक। 80 और 82, यहाँ पर हो जाएगा 82 और 84, ठीक। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि बालक की जो है, बालक की और बालक से जो है आपका डिफरेंट इस तरीके से, इसमें जो है आपको इसमें आप देखेंगे बालक एवं बालिका में जो है सार्थक अंतर देखने को मिला है। सार्थक अंतर देखने को मिला है कि नहीं, 2015 में 80 था बालक का और इसमें 2016 में 82 है। उसके बाद बालिका की अगर बात करें तो इसमें 82 है 2015 में और 2016 में आपको 84 देखने को मिल रहा। बालक एवं बालिका में जो है आपको सार्थक अंतर देखने को मिल रहा है। सार्थक अंतर देखने को मिल रहा है कि नहीं, इसमें अंतर है कि नहीं और इसमें अंतर है कि नहीं, है। आपको सार्थक अंतर देखने को मिल रहा है। और इसके सार्थक अंतर की अगर बात करें और इसमें अगर हम बात करें कि ये तो सार्थक अंतर हो गया 2015 और 2016 के ये डाटा है। अगर हम इस पर रिसर्च करेंगे तो मान लीजिए कि बालक 2023 में हम प्रेजेंट टाइम में हम जो है आपको नया डाटा या हम जो है रिसर्च करेंगे, तो इसमें क्या पाएंगे कि आपका बालक में कुछ अंतर होगा या बालिका में कुछ अंतर होगा, ठीक। मान लीजिए आपका ये 82 है तो यहाँ से 84 और 85 हो सकता है और यहाँ से 86 और आपको 88 देखने को मिलेगा कि नहीं, आपका ये जो है डाटा बदल जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं जो है संभावित समाधान के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक। सार्थक अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। जब हम नया डाटा इकट्ठा करेंगे, नया डाटा खोजेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसी को हम जो है संभावित समाधान के नाम से हम जानते हैं, ठीक। अगला हम हेडिंग देखते हैं जिसे हम कहते हैं डिजाइन ऑफ रिसर्च, शोध की रूपरेखा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, शोध की रूपरेखा तैयार करेंगे कि जैसे जो है हमें क्या करना है। और फिर जो है जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनवानी रहती है तो सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। मैपिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कराते हैं, ठीक। मैपिंग हम कराते हैं और मैपिंग कराने के बाद उसके बाद ही हम कुछ जो है करते हैं। उसके बाद होता है कलेक्शन ऑफ डाटा हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हम कुछ काम करते हैं कि नहीं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रदत्तों का विश्लेषण, ठीक, प्रदत्तों का विश्लेषण। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हो गया शोध की रूपरेखा, डिजाइन ऑफ रिसर्च हम जब करने जाएंगे तो उसका एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। बिना डिज़ाइन का कोई जो है काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम जो है अगर एक बिल्डिंग बनवाते हैं तो सबसे पहले एक मैपिंग हम उसका तैयार करवाते हैं, उसके बाद ही हम कोई काम कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ये चौथा हेडिंग डाल लीजिए, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें सिर्फ जो है हम डिज़ाइन तैयार करवाएंगे, ठीक।
ठीक, इसमें हम डिजाइन तैयार करेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, फोर्थ हेडिंग जो है हमारा वो है कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रदत्तों का संकलन। इसको हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं न्यायादर्श का चयन। ये न्यायादर्श क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानते हैं। न्यायादर्श का चयन, न्यायादर्श का चयन। और दूसरा है उपकरणों का चयन, उपकरणों का चयन। और फिर आंकड़ों का संकलन, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन। सबसे पहले हम न्यायादर्श का चयन करेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा में शोध की रूपरेखा में न्यायादर्श का हम चयन करेंगे। उसके बाद उपकरणों का चयन करेंगे, फिर आंकड़ों का संकलन करेंगे। हम आंकड़ा तैयार करेंगे, जो है इकट्ठा करेंगे। न्यायादर्श का चयन, न्यायादर्श क्या होता है, जैसे कि आप इसके पहले जो है आप पढ़ चुके हैं कि जो है इसमें हमने पढ़ा है सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। एक हम जो है समस्या का चयन करेंगे। समस्या हमने इंडिया को ले लिया कि इंडिया पर हमें रिसर्च करना है। अब इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति से हम मिल नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति से मिल सकते हैं क्या, प्रत्येक गांव में हम जा भी नहीं सकते। ठीक, प्रत्येक लोग से हम मुलाकात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एरिया भी बहुत ज़्यादा है। छोटा सा तो एक गांव है नहीं कि हमें जो है छोटे से गांव में जा कर के सिर्फ जो है हमें रिसर्च कर लेना है। हमें बड़े से गांव में जाना पड़ेगा या बहुत लोगों के पास जाना पड़ेगा, तभी हमें जो है डाटा इकट्ठा हो पाएगा हमारा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन जो चुनकर आए हैं विधानसभा और लोकसभा में, हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो उस एरिया को अच्छे से पहचानते हैं कि नहीं। तो हम जो है जैसे उसी को हम जो है सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं, उसे हम न्यायादर्श के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे कि हम किसी मार्केट में गए चावल खरीदने के लिए, मार्केट में हम चावल खरीदने के लिए गए। अब जो है जैसे कि हमको 1 बोरा चावल लेना है। अब उसमें हम क्या करेंगे, तो 1 बोरा को चखेंगे नहीं ना, तो हम थोड़ा सा सैंपल लेकर के आते हैं। थोड़ा सा जो है 1 पाव और 200 ग्राम 50 ग्राम ऐसे जो है चावल लेकर के घर आते हैं, उसको बनाते हैं, खाते हैं, अच्छा लगा तो फिर उसके बाद हम 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा जो है उसी हिसाब से हम ले लेते हैं अपने स्वाद के अनुसार। जो हम लाते हैं 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम बनाने के लिए, चखने के लिए, उसी को हम सैम्पलिंग के नाम से, न्यायादर्श के नाम से हम जानते हैं। न्यायादर्श का चयन करना। और उसके बाद हम उपकरण का चयन करेंगे। उपकरण हमारे क्या क्या रहेंगे। उसके बाद आंकड़ा जो रहेगा उसको हम संकलन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक, सैंपलिंग आपको समझ में आ गया, उपकरणों का टूल जिसे हम कहते हैं टूल समझ में आ गया, आंकड़ों का संकलन समझ में आ गया। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है उसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर संकलन किए, और ऐसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। प्रदत्तों का विश्लेषण हम करेंगे, डाटा को जो है विश्लेषण करेंगे, प्रदत्तों का हम विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद आता है निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। यहाँ पर रहेगा कंक्लूजन। ठीक, एंड कंक्लूजन, निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। ठीक, इस नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हम जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या का चयन करेंगे। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, उसके बाद शोध की रूपरेखा जिसे हम डिजाइन ऑफ रिसर्च कहते हैं। उसके बाद प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन के नाम से उसे जानते हैं। ठीक, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक, तो यही था हमारा जो है रिसर्च के स्टेप। रिसर्च के स्टेप को हमने अच्छे से इसे डिस्कस कर लिया। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। रिसर्च के 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप को जो हम कम नहीं कर सकते, उसे हाँ बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इसे हम PhD CAG के नाम से जानते हैं। P फॉर मतलब प्रॉब्लम, और H मतलब हाइपोथेसिस, D मतलब डिज़ाइन, और C मतलब जो है कलेक्शन, A मतलब एनालिसिस, और G मतलब जनरलाइजेशन एंड फार्मूलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन के नाम से इसे हम जानते हैं। ये लर्न करने के PhD CAG लर्न करने का एक ट्रिक है, आप इससे लर्न कर सकते हैं। ठीक, आज का यही जो है टॉपिक रहा हमारा रिसर्च के स्टेप। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट का क्लास आपको जो है शाम को 3 बजे से देखने को मिल रहा है, और मॉर्निंग में जो क्लास देखने को मिल रहा है 7:30 बजे से सेकंड पेपर का क्लास आपको देखने को मिल रहा है। तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं वह परिकल्पना के प्रकार। ठीक,
टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के प्रकार। इसमें हम पढ़ेंगे जो है वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और फिर जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसे हम कार्यकारी परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और फिर जो है वैकल्पिक परिकल्पना के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, आज जो है यहीं तक ही रहेगा। तो अब इसी के साथ मिलते हैं कल के चैप्टर में, कल वाले वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।